वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले के तहत 71,000 नौजवानों को सौंपे तकर्रुरी नामे। कहा, गुज़िश्ता 9 सालों में हुकूमत ने सरकारी भर्ती के अमल को मजीद तेज, ज्यादा शफाफ और मुनसिफाना बनाने को दी है तरजीह। वर्ल्ड टेलीकॉम डे के मौके पर वजीर मुआसलात अश्वनी वैष्णो ने संचार साथी पोर्टल किया मुल्क के नाम वक्फ। इस सहूलत से चोरी शुदा फोन को तलाश करने और ब्लॉक करने के साथ साथ जाती शनाख्त के गलत इस्तेमाल को भी रोकने में मिलेगी मदद। ये इकदाम जाती डेटा की हिफाजत के मामले में भी साबित होगा मददगार। कर्नाटक के अगले वजीर आला के इंतखाब के लिए कांग्रेस में मीटिंगों का दौर जारी। पीसीसी सदर डीके शिवकुमार हाईकमान की हिदायत एक दिन मुलतवी करके आज पहुंचे दिल्ली। पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे से करेंगे मुलाकात, राहुल गांधी से भी करेंगे खड़गे मुलाकात। बिहार से दिल्ली एनसीआर तक कई मुकामात पर सीबीआई के छापे। नौकरी के बदले जमीन मामले में साबिक वजीर रेलवे लालू प्रसाद के करीबी लोगों पर कार्रवाई। लालू के करीबी प्रेमचंद्र गुप्ता के दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा के अलावा पटना, आरा और भोजपुर में आरजेडी एमएलए किरण देवी और इनके शोहर के ठिकानों पर छापे। झारखंड हाईकोर्ट ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के खिलाफ हतक इज्जत केस में फैसला किया महफूज। कल सुनाया जाएगा फैसला। राहुल गांधी पर 2019 में चाईबासा में वजीर दाखिला अमित शाह पर काबिल एतराज तबसरा करने का है इल्जाम। आज ब्रसेल्स में भारत यूरोपीय यूनियन काउंसिल ऑफ ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी की पहली वजारती मीटिंग। मरकजी वज़रा पीयूष गोयल, डॉक्टर जयशंकर और राजीव चंद्रशेखर इस मीटिंग की करेंगे मुश्तरका सदारत। मीटिंग से पहले पीयूष गोयल और यूरोपीय यूनियन के कारगुजार सदर की 2 तरफा मीटिंग। भारत और यूरोपीय यूनियन ने किया आलमी तिजारती तंजीम में इस्लाहात के अज़्म का इजहार। आज़ाद तिजारत के मुआहदे पर जारी मुज़ाकरात को तेज करने पर भी इत्तिफाक। फ्रांस में आज से शुरू होगा बाविकार 76वां कांस फिल्म फेस्टिवल। वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात और नशरियात डॉक्टर एल मुरुगन भारतीय वफ्द की क़ियादत करने के लिए पहुंचे कांस। फेस्टिवल में की जाएगी 4 भारतीय फिल्मों की नुमाइश। और आज आईपीएल में मुंबई इंडियंस का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से। मैच के नतीजे पर दोनों टीमों की नजरें। प्लेऑफ में जगह बनाने की उम्मीद मैच के नतीजे पर है मुनहसिर। आदाब, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है और दिन भर की अहम खबरों के साथ मैं मोहम्मद नौमान। मरकजी मोदी हुकूमत नौजवानों को रोजगार फराहम करने के लिए रोजगार मेलों के जरिए खुसूसी मुहिम चला रही है। आज इसका 16वां एडिशन है। हर बार की तरह वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नए तैनात होने वाले मुलाजमीन को तकर्रुरी नामे सौंपे। इनकी तादाद 71,000 थी। आज ये जॉब फेयर 22 रियासतों के 45 मराकज़ पर मुनक्किद किया जा रहा है। हुकूमत की यह मुहिम साबित करती है कि मोदी हुकूमत पूरे मुल्क में सरकारी महकमों में खाली आसामियों पर मिशन मोड में भर्ती कर रही है। एनडीए हुकूमत ने ज़बरदस्त अक्सरियत के साथ मरकज़ में इक़्तिदार हासिल किया था। वज़ीर-ए-आज़म ने गुज़िश्ता साल 22 अक्टूबर को रोज़गार मेले के पहले मरहले का आगाज़ किया था, जिसमें 10 लाख सरकारी मुलाजमतें फराहम करने की मुहिम का आगाज़ किया गया था। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने नए तैनात होने वाले मुलाजमीन से भी खिताब किया। पीएम को 9 साल पहले का वो दिन याद आया जब इसी दिन लोकसभा इंतखाबात के नताइज आए थे। उन्होंने अपने 9 साल के दौरे हुकूमत में होने वाली कामयाबियों के बारे में भी बताया। इन 9 वर्षों में देश ने कैब एग्रीगेटर्स यानी ऐप के जरिए टैक्सी को भारतीय शहरों की नई लाइफलाइन बनते देखा है। इन 9 वर्षों में ऑनलाइन डिलीवरी का एक ऐसा नया सिस्टम तैयार हुआ है जिसने लाखों युवाओं को रोजगार दिए हैं। इन 9 वर्षों में ड्रोन सेक्टर में नया उछाल आया है। फर्टिलाइजर के छिड़काव से लेकर दवाइयों की सप्लाई तक में ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ रहा है। इन 9 वर्षों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम 60 शहरों से आगे बढ़कर
600 से भी ज्यादा शहरों में पहुंच गया है। साथियों, बीते 9 वर्षों में भारत सरकार ने मुद्रा योजना के तहत 23 लाख करोड़ रुपए देश के युवाओं को दिए हैं। पीएम ने अपनी हुकूमत में मुलाजमत की नौयत में तब्दीली पर भी बहुत सी बातें कहीं। उन्होंने बताया कि बदलते हुए हालात में नौजवानों के लिए किस तरह नए शोबे उभरे हैं। सरकारी भर्ती प्रक्रिया को ज्यादा तेज करने, ज्यादा पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने को भी प्राथमिकता दी है। पहले स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने में करीब करीब 15 से 18 महीने का वक्त लेता था, यानी करीब करीब 1.5 साल। आज ये प्रक्रिया 6 से 8 महीने में पूरी हो जाती है। पीएम ने बताया कि पीएलआई स्कीम के तहत मरकजी हुकूमत मैन्युफैक्चरिंग के लिए तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपए की इमदाद फराहम कर रही है। भारत को दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के अलावा ये रकम लाखों नौजवानों को रोजगार फराहम करने में भी मददगार होगी। आज जो आत्मनिर्भर भारत अभियान चल रहा है, उसका भी आधार देश में मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से रोजगार का निर्माण करना है। पीएलआई स्कीम के तहत केंद्र सरकार मैन्युफैक्चरिंग के लिए करीब 2 लाख करोड़ रुपए की मदद दे रही है। ये राशि भारत को दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के साथ ही लाखों युवाओं को रोजगार में भी सहायता करेगी। जिन नौजवानों को पीएम मोदी ने आज तकर्रुरी लेटर सौंपे, उनमें पंजाब के जालंधर से कुछ नए तैनात मुलाजमीन भी हैं। आइए देखते हैं कि उनका क्या कहना है। मुझे प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए नियुक्ति पत्र मिला है और इसके लिए मैं भारत सरकार और नवोदय विद्यालय समिति का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि मैं बहुत कड़ी मेहनत करके नवोदय विद्यालय को ऊंचाइयों तक पहुंचाऊंगा। मुझे एज अ जीडीएस बीपीएम की जॉब मिली है और कपूरथला डिवीज़न में से, और सेंट्रल गवर्नमेंट का मैं बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ। दिल से करूँगी और आगे प्रमोशन की भी सोचूंगी, तैयारी करूँगी, कोशिश करूँगी आगे अच्छा कर सकूँ। थैंक यू सर। मेरी सिलेक्शन जूनियर कलर कम टाइपिस्ट में हुई है, तो मैं भारत सरकार का बहुत आभारी हूँ कि मुझे रोज़गार दिया गया। पहले नौकरी के लिए बहुत लंबे टाइम तक का नियुक्ति की प्रक्रिया चलती रहती थी, अभी ऑनलाइन के माध्यम से बहुत जल्दी हो रही है। इसके लिए मैं भारत सरकार का धन्यवाद देता हूं। हमने ये संकल्प लिया है कि हम अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे और देश की प्रगति में अपना सहयोग करेंगे। कर्नाटक में डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया के दरमियान कौन बनेगा वजीर आला, इस पर फैसला आज हो सकता है। कहा जा रहा है कि पार्टी की सीनियर लीडर और साबिक सदर सोनिया गांधी आज इस मामले पर हतमी फैसला ले सकती हैं। रियासती कांग्रेस के सदर डीके शिवकुमार का एक बयान बहुत अहम समझा जा रहा है। इन्होंने बेंगलुरु में कहा कि वो पार्टी हाईकमान से मुलाकात करेंगे और यह भी कहा कि कांग्रेस के एमएलए की तादाद 135 है, अगर पार्टी चाहे तो उन्हें जिम्मेदारी देगी। शिवकुमार ने यह भी कहा कि वो किसी की पुष्ट पर छुरा नहीं मारेंगे और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेंगे। Backstab also, I will not blackmail also. That is, whoever want to have their culture, let they do and enjoy it. But why I should do? I will not do. I don't want to divide any MLAs, whether they are favor or whether they are not favor. Ours is a united house. Our numbers are 135 plus other independent associates. I don't want to divide anyone here. Whether they like me, whether they doesn't like me, I am a party president. I am a responsible man. I have to look everyone in a same eyes.
though I have two eyes, I should look everyone in a equally. इस दौरान कर्नाटक में भेजे गए पार्टी मुबस्सिरीन और कर्नाटक कांग्रेस के 9 मुंतखब एमएलएज पार्टी के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की रिहाइशगाह पर हैं। डीके शिवकुमार खड़गे से मुलाकात कर रहे हैं। मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो यानी सीबीआई बिहार के पटना और आरा में राष्ट्रीय जनता दल से वाबस्ता रहनुमाओं के ठिकानों पर छापे मार रही है। सीबीआई के मुताबिक आरजेडी एमएलए किरण देवी और पार्टी के साबिक एमएलए अरुण यादव से मुंसलिक 9 मकामात पर छापे मारे गए हैं। इसके साथ ही नौकरी के लिए जमीन के मामले में सीबीआई ने साबिक मरकजी वजीर प्रेमचंद गुप्ता से मुंसलिक नोएडा, दिल्ली और गुरुग्राम के अहाते में छापे मारे। एमएलए किरण देवी आरजेडी के साबिक एमएलए और माफिया लीडर अरुण यादव की बीवी हैं। आपको बता दें कि किरण देवी पहली बार एमएलए बनी हैं। किरण देवी को गुज़िश्ता इंतखाबात में पहली बार आरजेडी ने टिकट दिया था। मालूमात के मुताबिक एमएलए किरण देवी और इनके शोहर रेत के कारोबारी हैं और लालू खानदान के बहुत करीब हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के खिलाफ हतक इज्जत के मुकदमे में फैसला महफूज कर लिया है। हाईकोर्ट इस मामले में कल यानी बुध को फैसला सुनाएगी। राहुल गांधी पर वजीर दाखिला अमित शाह के खिलाफ काबिल एतराज तबसरा करने का इल्जाम है। यह मामला साल 2018 का है। चाईबासा में कांग्रेस इजलास के दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी के उस वक्त के कौमी सदर अमित शाह को निशाना बनाया। बीजेपी लीडर नवीन झा ने राहुल गांधी की जबान को काबिल एतराज करार देते हुए जेली अदालत में अर्जी दाखिल की थी और बाद में मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अंबुजनाथ झा ने दोनों फरीकों को कल तक अपने दलाइल का खुलासा दाखिल करने की हिदायत दी है। मवासलात, रेलवे, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने दारुल हुकूमत दिल्ली में संचार साथी पोर्टल का आगाज किया। इस मौके पर मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि गुज़िश्ता 9 सालों में टेलीकॉम सेक्टर में बहुत सी इस्लाहात की गई हैं। उन्होंने कहा कि आज सार्फिन सिक्योरिटी के पेश नज़र संचार साथी पोर्टल से 3 इस्लाहात किए हैं। इस दौरान मरकजी वजीर ने कहा कि संचार साथी पोर्टल के जरिए मरकज ने एक कानूनी रेगुलेटरी निज़ाम को फ़रोग़ दिया है जिसके जरिए चोरी हुए या गुम हुए मोबाइल फ़ोन को ट्रैक और ब्लॉक किया जा सकेगा। मरकजी वजीर ने कहा कि संचार साथी पोर्टल के जरिए सेकेंड हैंड मोबाइल फ़ोन को ख़रीदना मज़ीद आसान हो जाएगा। और भुवनेश्वर में जारी G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग की दूसरी मीटिंग में सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रुकन ममालिक के दरमियान इत्तेफाक राय हो गया है। हमारे नामानिगार विशाल बेरस्टो ने सकाफत के सेक्रेटरी गोविंद मोहन से खास बातचीत की। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में ईडी और सीबीआई की कार्रवाई मुसलसल जारी है। इस मामले में एजेंसियां मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी हैं। इसी कड़ी में सीबीआई ने नोएडा में वाक़े एक प्राइवेट न्यूज़ चैनल के कमर्शियल हेड अरविंद कुमार सिंह को गिरफ्तार किया है। कुमार सिंह पर गोवा इंतखाबात के दौरान जून 2021 से जुलाई 2022 तक आम आदमी पार्टी की मुहिम को संभालने वाली कंपनी को हवाला के जरिए 17 करोड़ देने का इल्ज़ाम है। सीबीआई ने अपनी तहकीकात के दौरान हवाला ऑपरेटर्स के व्हाट्सएप चैट रिकॉर्ड्स बरामद किए हैं जिससे इस बात की तस्दीक होती है कि अरविंद कुमार सिंह ने गोवा इंतखाब में आम आदमी पार्टी के लिए आउटडोर एडवर्टाइजिंग मुहिम चलाने वाली मीडिया कंपनी को 17 करोड़ रुपए के ट्रांसफर में मुबैना तौर पर ऑपरेटर का काम किया। यूरोप के जर्मनी में बन रही यूरोप की सबसे बड़ी 3D प्रिंटिंग इमारत है जिसकी खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए सिर्फ 140 घंटे का टारगेट रखा गया है। हालांकि जब भी कोई इमारत बनाई जाती है तो कई सारे मजदूरों की जरूरत पड़ती है, लेकिन इस इमारत को बनाने के लिए सिर्फ 2 आदमी काम कर रहे हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। कुछ जर्मन डेवलपर्स के मुताबिक यूरोप की सबसे बड़ी 3D प्रिंटिंग इमारत इस वक्त जनूबी जर्मन शहर हाइडेलबर्ग में तामीर रही है, जिसमें सिर्फ 2 अफराद को इस मंसूबे की निगरानी के लिए रखा गया है। जो काम उमूमन बहुत से मजदूर मिलकर करते हैं वो काम यहाँ मौजूद एक रोबोट कर रहा है जो आर्किटेक्ट के दिए गए काम की बुनियाद पर कंक्रीट की तहों को एक दूसरे के ऊपर फैलाने का काम करता है। हम एक 55 मीटर लंबी, 11 मीटर चौड़ी और 9 मीटर ऊंची इमारत को सिर्फ 140 घंटों में प्रिंट कर रहे हैं और यह सब कंस्ट्रक्शन साइट पर सिर्फ 2 लोगों के साथ हो रहा है। इसके साथ ही क्राउस का यह भी कहना है कि अगले मराहिल में मुमकिन है कि साइट पर सिर्फ एक मजदूर मौजूद हो और वो भी सिर्फ इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि तामीराती जगह पर कुछ गलत ना हो।
ये इमारत मुकम्मल होने के बाद कंप्यूटर सर्वर सेंटर के तौर पर काम करेगी। पूरी टीम फिलहाल 3D टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मुस्तकबिल के मजीद प्रोजेक्ट्स के लिए ऑप्शंस तलाश कर रही है, जिसमें ये हिडलबर्ग सर्वर सेंटर अहम किरदार अदा करेगा। मुझे विश्वास है कि 3D प्रिंटिंग का भविष्य उज्जवल है, पर हमें यह विश्वास नहीं करना चाहिए कि भविष्य में सब कुछ 3D प्रिंटिंग के साथ बनाया जाएगा, बल्कि हम यहाँ यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या यह सच में भविष्य में अलग अलग कामों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है या नहीं। इस बिल्डिंग को यूरोप की सबसे बड़ी इमारत माना जा रहा है। इसे सिर्फ 140 घंटे में तामीर करना बिलाशुबा हैरत अंगेज है, और वो भी तब जब कंस्ट्रक्शन साइट पर सिर्फ 2 अफराद मौजूद हों। ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा कि 3D प्रिंटिंग का मुस्तकबिल इस प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने के बाद किस जानिब आगे बढ़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज उर्दू खबरें। और गैर मुल्की खबरों में पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म और तहरीक इंसाफ पार्टी के सरबराह इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सरकारी इदारों के खिलाफ बयान देने के मामले में 8 जून तक जमानत दे दी है। आपने सिर्फ मेरी गौर से बात सुनी। आपने पाकिस्तान के शौरीज़दा सूबे पेशावर में कोयले की कान की हदबंदी पर कबाइल के दरमियान खूनरेज झड़पों में कम अज़ कम 16 अफराद हलाक हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक यह वाक़या पीर को पेशावर से 35 किलोमीटर जुनूब मगरिब में ज़िला कोहाट के इलाके दर्रा आदम में पेश आया। जख्मियों की असल तादाद फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सकी। दोनों जानिब से फायरिंग के नतीजे में बड़ी तादाद में लोग जख्मी हुए हैं। जख्मियों को पेशावर के अस्पतालों में दाखिल कराया गया है। दर्रा आदम पुलिस स्टेशन में इस सिलसिले में FIR दर्ज की गई है। इत्तलात और नशरियात की वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर एल मुरुगन आज से 27 मई तक होने वाले कांस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भारतीय वफ्द की क़यादत करेंगे। कांस फेस्टिवल के इफ्तिताह के मौके पर डॉक्टर मुरुगन रेड कार्पेट पर भारतीय सकाफत की नुमाइंदगी करने वाला रिवायती तमिल लिबास वेष्टी में दिखाई देंगे। इनके साथ मशहूर फिल्म एलिफेंट विस्पर्स के प्रोड्यूसर गुनीत मोंगा, मानुषी छिलर, ईशा गुप्ता और मणिपुर के अदाकारा गंगा बाम टोम्बा होंगे। इत्तलात और नशरियात के वज़ीर अनुराग ठाकुर वीडियो पैगाम के जरिए मेले के इफ्तिताही इजलास से खिताब करेंगे। वो भारत को मवाद की तख्लीक के मरकज़ के तौर पर जाहिर करेंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन अहमदाबाद मेले में भारतीय पंडाल तैयार कर रहा है। इसका मरकजी मौजू भारत की तख्लीकी मईशत की नुमाइश है। पंडाल का डिज़ाइन सरस्वती यंत्र से मुतासिर है, जो देवी सरस्वती की अलामत है। कांस फिल्म फेस्टिवल में 4 भारतीय फिल्मों को बाज़ाब्ता तौर पर मंतखब किया गया है। इनमें केनू बहल की आगरा और अनुराग कश्यप की कन्नड़ी शामिल हैं। इसके अलावा कई दीगर भारतीय फिल्में भी मेले में दिखाई जाएंगी। मणिपुरी फिल्म ईशान होको क्लासिक कैटेगरी में दिखाई जाएगी। और खेल की खबरों में IPL में आज मुंबई इंडियंस का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। खराब शुरुआत से जीत की पटरी पर लौटने के बाद मुंबई इंडियंस का इरादा एक और जीत हासिल करने का होगा। प्लेऑफ के करीब पहुंचने की कोशिश करेंगे। मुंबई 14 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल में तीसरे, जबकि लखनऊ इतने में 1 पॉइंट कम के साथ चौथे नंबर पर है। सूर्य कुमार यादव मुंबई के लिए शानदार फॉर्म में वापस आए हैं। निहाल वडेरा ने तिलक वर्मा की गैर मौजूदगी में मुंबई के लिए अच्छी कारकर्दगी दिखाई। बॉलिंग में तजुर्बेकार स्पिनर पीयूष चावला ज़बरदस्त फॉर्म में है। KL राहुल की गैर मौजूदगी में भी बैटिंग मजबूत नजर आती है। काइल मायर्स इस सीज़न में लखनऊ के लिए सबसे ज़्यादा रन्स बनाए हैं। निकोलस पुरन भी अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गुलवीर सिंह ने आइंदा एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। गुलवीर ने फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 10,000 मीटर में गोल्ड मेडल जीतने में कामयाबी हासिल की। इन्होंने रेस मुकम्मल करने में 29 मिनट 5.90 सेकंड का वक्त लिया। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 12 से 16 जुलाई तक बैंकॉक में होगी। भारतीय पैरास्विमर निरंजन मुकुंदन ने पैरा स्विमिंग वर्ल्ड सीरीज में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। निरंजन इस मुकाबले में 4 गोल्ड और 2 सिल्वर समेत कुल 6 तमगे जीतने में कामयाब रहे हैं। इन खेलों में निरंजन बेहतरीन कारकर्दगी 50 मीटर बटरफ्लाई इवेंट में देखने को मिली। इस इवेंट में इन्होंने 33.94 सेकंड का वक्त निकालकर पेरिस ओलंपिक्स के B क्वालिफाइंग टाइम को हासिल किया। इसके साथ ही इन्होंने पेरिस ओलंपिक में क्वालिफाई करने की जानिब मजबूती से कदम बढ़ाते हुए मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड भी हासिल किया।
मुल्क में आर्म रेसलिंग का खेल, जिसे हम आम जुबान में पंजा लड़ाना कहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता एक नई समत की तरफ बढ़ रहा है और इसे एशियन आर्म रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से मंजूरी भी मिल गई है। इस मौके पर पीपल्स आर्म रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदर और बॉलीवुड अदाकारा झिंगानी ने कहा कि जल्द ही मुल्क में पंजों की लड़ाई वाली लीग भी सामने आएगी ताकि नौजवानों में पहले से मकबूल इस खेल को मजीद फरोग दिया जाए और इसे मजीद पहचान मिल सके। इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो बॉलीवुड की बेहतरीन अदाकारा रह चुकी हैं, लेकिन अब वो एक नए रोल में हैं। तो क्या है, कौन सी वो है शख्सियत और उनका क्या है नया रोल, सीधे उनसे मिलाते हैं आपको। मलयालम फिल्म से आपने शुरुआत की, मोहब्बतें फिल्म की किरण से निकल के अब एक नई जिम्मेदारी। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ के फिर इस तरफ आना, क्या कुछ रहा है इसके पीछे की कहानी? देखिए, ये सवाल तो मुझसे बहुत लोग पूछते हैं। इनफैक्ट मेरे को एक्टर्स भी अगर मुझसे मिलते हैं तो वो सभी कहते हैं कि हमने कभी सोचा नहीं था कि आप आर्म रेसलिंग या पंजा जैसे माचो स्पोर्ट में कभी एंटर करेंगे। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी फ्रैंकली, जो हमने आर्म रेसलिंग या प्रो पंजा लीग जो चालू किया, उसका जो आइडिया है वो ऑफ कोर्स परवीन का था, मेरे हस्बैंड का था, क्योंकि वो बहुत इनटू स्पोर्ट्स से हमेशा, और हमेशा चाहते थे कि वो स्पोर्ट के प्रमोशन में ज़रूर आए। और जब स्पोर्ट के प्रमोशन में आने का जो आइडिया आया तो पंजे से बेटर हमें और कोई ऑप्शन नहीं दिखा। और ये इसलिए क्योंकि ये पहली बात तो एक इंट्रिंसिकली इंडियन स्पोर्ट है, और आप बच्चा इंडिया में जानता है कि पंजा क्या है, व्हाट इज़ आर्म रेसलिंग, एवरी चाइल्ड नोज। एंड हम सब ने खेला हुआ है बचपन में, किसी ना किसी टाइम में, बचपन या कॉलेज में। तो हम ये जानते हैं ज़रूर कि इस स्पोर्ट का इंडिया में पॉपुलर होने का बहुत बड़ा पोटेंशियल है, ये हमने देखा था। और जो हमारे ये आज तक की प्रोग्रेस है, उससे हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि हम सही थे। बिल्कुल, आपने जिस तरह से बताया कि वाकई धीरे धीरे इसकी जो कहना चाहिए जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है और इसकी जो लोकप्रियता है वो भी बढ़ती जा रही है। लेकिन इसके साथ ही एक सवाल ये भी आता है कि आप अब क्योंकि पीपल्स आर्म रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंट भी हो गई हैं, तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसको एक मान्यता मिल गई है वर्ल्ड बॉडी से। तो अब जिम्मेदारी जो है वो कितनी ज़्यादा आप लोग के लिए सामने है? पैफी, पीपल्स आर्म रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया अध्यक्ष बनना, ये मेरे लिए बहुत ही ऑनर की बात है और उससे ज़्यादा बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है। हम इंडिया में या वर्ल्ड में जिस तरह से फेडरेशंस को देखा जाता है या जिस तरह से फेडरेशंस ऑपरेट करते हैं, हम उसको बिल्कुल बदलना चाहते हैं। हम फेडरेशंस को ऑपरेट करने का या रन करने का एक नया स्टैंडर्ड सेट करना चाह रहे हैं, जिसमें एथलीट को हम आगे रखकर ही फेडरेशन चलाएं। क्योंकि हमारा ये मानना है कि एथलीट एक स्पोर्ट को बनाता है, तो अगर एथलीट स्टार ना बने या एथलीट कंफर्टेबल ना बने, तब तक वो स्पोर्ट आगे नहीं बढ़ सकता। पीपल्स आर्म रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ साथ आपकी अपनी जो प्रो पंजा लीग है वो भी अब शुरू होने जा रही है। 28 जुलाई से इसकी डेट शायद कहीं पे सामने है। तो इस लीग आ जाती हैं ज़रूर, लेकिन लीग को सस्टेन करना और लीग को आगे बढ़ाना, ये एक बड़ी भूमिका इसमें रहती है। तो उसको किस तरह से आप लोग देख रहे हैं? आपने बहुत सही बात कही। लीग की शुरुआत तो हो जाएगी, लेकिन इस लीग को सस्टेन करना, देखिए हमने एक शॉर्ट टर्म विजन नहीं रखा है, बहुत ही लॉन्ग टर्म विजन रखा है इस लीग के लिए। और हम सिर्फ ऐसे टीम ओनर्स के साथ जुड़ रहे हैं या लोगों के साथ जुड़ रहे हैं जो स्पोर्ट को समझते हैं, जो एक स्पोर्टिंग एटमॉस्फेयर को समझते हैं और जो हमारे साथ एक एज अ फैमिली लंबा जुड़ना चाहेंगे विथ आर्म रेसलिंग, नॉट हमारे साथ बट विद द स्पोर्ट। और वो एक शॉर्ट टर्म में नहीं होता, एक लीग हमेशा एक लॉन्ग टर्म विजन होता है। तो हमारा विजन इसका इनफैक्ट बहुत लॉन्ग टर्म है। प्रो पंजा नॉट ओनली प्लान्स टू continue the league but also to bring the world, and with the cooperation of PAFI and Pro Panja League, the whole combination together, we will bring the Asian and the world arm wrestling federations to India. That is our aim, and it's not very far, बहुत दूर नहीं है, क्योंकि दुनिया जो है इंडिया की तरफ देख रही है फॉर आर्म रेसलिंग, फॉर पंजा। हम भी उम्मीद करेंगे कि आपका ये जो सफ़र है ये एक नई ऊंचाइयों को छुए और साथ ही साथ में जो आर्म रेसलिंग है वो पूरे देश में एक नई क्रांति ले गया है इस खेल को लेकर के। आपने हमसे बात की, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया।
तो ये हैं प्रीति झिंगियानी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि काफ़ी कुछ इस आर्म रेसलिंग को लेकर के बातें उन्होंने बताई और ये भी कहा कि किस तरह से इसको विश्व स्तर पर बढ़ाने की कोशिश है और साथ ही साथ देश में इसको एक नया रूप देने के लिए जिस तरह की बातें उन्होंने बताई वो अपने आप में दर्शाता है कि ये खेल जो है वो जल्द ही एक अपने आप को देश में नए मुकाम पर पाएगा। कैमरामैन शंभुनाथ मिश्रा के साथ मैं गौरव कुमार, टीडी न्यूज़, दिल्ली। और नाजरीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आइए जाने से पहले आपको छोड़ जाते हैं देवभूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी में वाक़े हरसिल के खूबसूरत नज़ारों के साथ, जहां बर्फ से ढके पहाड़ हरसिल सयाहों को अपनी तरफ मबजूल कराते हैं उनकी तवज्जो। यहां आप उसका नज़ारा लें और हमें दें इजाज़त। आदाब।